पूरब में स्थित मैदान कौन सा मैदान है, कैसा मैदान है, डेल्टा मैदान है। पंजाब हरियाणा का मैदान, यह पश्चिम में मैदानी भाग है जो पंजाब एवं हरियाणा में फैला हुआ है। इसमें सतलज हो गई, ब्यास हो गई, रावी नदियां हो गई, यह मुख्य पाई जाती है। देखो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां रावी नदी भी है, ठीक है, और ब्यास नदी भी है, सतलज नदी भी है। तो ये तीनों नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अतः जब सिंधु नदी में सिंधु नदी पर बांगर भूमि है तो ऑफकोर्स इन तीनों नदियों के पास भी बांगर भूमि होगी, बामर मिट्टी होगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो सक्रिय इसके किनारे पर खादर मिट्टी भी है, यानी खादर भूमि भी है, जिसे इसे स्थानीय भाषा में वेट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बांगर, इसको इसे याद रख लो, बांगर प्लस खादर दोनों मिट्टियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे पंजाब हरियाणा के मैदानी भागों में। बस किनारों किनारों, जैसे कि ऐसा देख लो, अगर ये है, ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाएगा बांगर और इस जगह पाया जाएगा खादर। आगे बढ़ते हैं, इसको स्थानीय भाषा में वेट कहा जाता है। इस मैदान में 5 दोआब क्षेत्र स्थित हैं, जैसे कि पहला देखते हैं विष्ट दोआब। वा से विष्ट है ना, तो ब्यास और सतलज, विष्ट व्यास और सतलज के मैदान। बारी दोआब, तो ब्यास और रावी के बीच। रचना दोआब, रा और चा, रचना मतलब रावी और चेनाब के बीच। चाज दोआब, चेनाब और झेलम के बीच। सिंध सागर दोआब, झेलम चेनाब और सिंध के बीच, ठीक है। ये तो दोआब हैं, दोआब क्षेत्र हैं। राजस्थान का मैदानी भाग देखते हैं। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ठीक है। यहाँ की नदी कौन सी है, जो लूनी नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। सांवर हो गया, डिडवाना हो गया, पचपदरा हो गया, ठीक है, आदि इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। सांवर झील राजस्थान में ही पाई जाती है जो कि नमकीन झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्तरीय इनलैंड नमकीन झील यही है, सांवर झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी मैदान देखते हैं। गंगा का मैदान, इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। इस मैदान की गहराई अधिक है। गंगा के मैदान को धरातल के विचारों से 2 भागों में बांटा गया है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी की तरह। तो बांगर में यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है, यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में अधिक ऊंचा होता है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कलर कहा जाता है। बांगर भूमि को 2 क्षेत्रों में विभेद कर सकते हैं, बारिद वेग और भूर क्षेत्र। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित है, वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीन डेल्टा है। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित यह वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीन मैदान है, प्राचीन डेल्टा है। भू क्षेत्र देखते हैं, इसका निर्माण हवा द्वारा निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। हवा द्वारा जो, ठीक है, हवा द्वारा जो मिट्टी इधर से उधर पहुंचती ना, इसका निर्माण उससे हुआ है। ये आज बांगर उच्च भूमि पर एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि हवा बालू को ही उड़ा सकती है, इसलिए इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। खादर देखते हैं, यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है। यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश होता है। यहाँ नदियों की बाढ़ का पानी लगभग पृथ्वी तक पहुँचता है, जिससे उपजाऊ बना रहता है। बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी बंगाल के वैसे प्रदेश जो नदी घाटी से सटे हैं, खादर के अंतर्गत आते हैं। पंजाब में यह बेट कहलाता है, जैसा कि अभी आपको बताया था, ठीक है। ये नवीन जलोढ़ के जमा होने से बनाया, यह पेचाकर नीचा प्रदेश होता है। यहाँ नदियों की बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है, जिससे उपजाऊ बना रहता है। खादर बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल में वैसे प्रदेश जो नदियाँ घाटी से सटे हैं, खादर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पंजाब में वेट कहलाते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखते हैं, इसको असम घाटी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम घाटी भी कहते हैं। मेघालय पठार, हिमालय पर्वत के बीच का एक लंबा और पतला मैदान होता है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी घाटी को बनाने में यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी का विसर्जन किया गया है। मिट्टी के जमाव के कारण ही कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। माजुली द्वीप इसी प्रकार का द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो किस मैदान पे है, ब्रह्मपुत्र का मैदान पे आता है, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से।
ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है। 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग बन जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीप पठार देखते हैं। यह भारत का ही नहीं वरन विश्व का भी प्राचीनतम पठार है। दक्षिण का प्रायद्वीप पठार यह आर्किन काल की चट्टानों से मिलकर बना है। आर्किन काल की चट्टानों से मिलकर बना है तथा इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा है। विवर्तनीय दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम है। अरावली हो गया, कैमूर हो गया, राजमहल एवं शिलांग की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। इसका दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। इसका पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट पर्वत है एवं पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट पर्वत स्थित है। अफ्रीका के भारत से अलग होने के क्रम में अरब सागर के रूप में ब्रंश घाटी का निर्माण हुआ है और ब्रंश कगार के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत बच गया। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट में की तीव्र ढाल उसी ब्रंश को घोषित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों ने इसे दो असमान भागों में बांट दिया है। उत्तरी भाग को मालवा का पठार कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। पठार के उत्तर पश्चिम भाग में दरारी उद्वेलन द्वारा लावा के प्रभाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में दरारी उद्वेलन के द्वारा लावा का प्रभाव होने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। अब प्रायद्वीपीय पठार को विभाजन देखते हैं। अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। अरावली पर्वत, ठीक है। मध्यवर्ती उच्च भूमि देखते हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य पर्वत श्रेणी। दक्कन का पठार, तेलंगाना पठार और मैसूर पठार। पूर्वी पठार, बघेलखंड पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, ये तो इसका विभाजन है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और पूर्वी पठार, मतलब पूर्वी पठार, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन देखते। अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्च भूमि में मालवा का पठार आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ आ जाएंगी। दक्कन पठार में दक्कन का पठार आ जाएगा, तेलंगाना का पठार आ जाएगा और कर्नाटक का पठार आ जाएगा। पूर्वी पठार में बघेलखंड का पठार आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का पठार आ जाएगा, दंडकारण्य आ जाएगा, छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, मेघालय का पठार आ जाएगा। 5वें में पूर्वी घाट पर्वत होता है और 6वें में पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका कल से फिर से रिवीजन होगा, आप चिंता ना करें। शिलांग का पठार पूर्वी पठार की तरफ, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार देखो इस तरह है। मालवा का पठार यहीं पर अरावली पर्वत है। बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तेलंगाना का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार सबसे लंबा सबसे बड़ा दिख रहा है। कर्नाटक का पठार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। अरावली की लंबाई 1100 किलोमीटर है। दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली क्वेश्चन था अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है, तो अरावली पर्वत की लंबाई 1100 किलोमीटर है। यह कहाँ से कहाँ तक फैला है? दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। यह किसके पठार का भाग है? ये मालवा के पठार की भाग है, ठीक है। ये कैसा पर्वत है? ये प्राचीनतम मुर्दार पर्वतों में से एक है। ये कैसा पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत है। इसकी सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर चोटी इसकी सर्वोच्च शिखर चोटी है, गुरु शिखर। मध्यवर्ती उच्च भूमि देखते हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ। तो मध्यवर्ती भाग में मालवा का पठार देखते हैं। यह पठार नर्मदा और ताप्ती नदियों एवं विंध्याचल पर्वत के उत्तरी पश्चिम में फैला है। इसकी ऊंचाई 800 मीटर है। एक ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना है। लावा निक्षेपों में निर्मित काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ बहने वाली नदियाँ बनास, चंबल, सिंध, माई और बेतवा हैं, ठीक है। बनास, चंबल, सिंध, माई एवं बेतवा मालवा का पठार में।
बुंदेलखंड का पठार देखते हैं, मालवा पठार के पूर्व में स्थित है। इसकी स्थलाकृति नीस और क्वार्टजाइट के गहन अपरदन से विकसित हुए है। चंबल नदी द्वारा बने महाखंडों के कारण इस प्रदेश को उत्खान उत्खान भूमि का प्रदेश यानी बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी। भिन्न पर्वत श्रेणियाँ देखती है, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। इस श्रृंखला का भारी अपरदन हो चुका है। इसकी औसतन ऊंचाई 500 से लेकर 700 मीटर है। इसके पश्चिमी भाग पर लावा है, परंतु पूर्वी भाग पर लावा नहीं है। इसके पश्चिम में भारनेर श्रेणियाँ, पूर्व में कैमूर श्रेणियाँ पाई जाती हैं। दक्कन का पठार देखते हैं। यह पठार ताप्ती नदी के पश्चिम में फैला है। यह उत्तरी पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्याचल, उत्तर में महादेव और मैकाल, पूर्व में पूर्वी घाटी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाटी से घिरा हुआ है। क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्सरी काल में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से निकले बेसिन लावा से इसका निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस और पूर्वी टर्सरी काल में होने वाले ज्वालामुखी उद्गार से निकले बेसिन लावा से इसका निर्माण हुआ है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर है। इसी कारण इस पठार से निकलने वाली नदियाँ पूर्व वाहिनी हैं। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। पठार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात राज्यों के भागों में फैला हुआ है। इस पठार को तीन उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, दक्कन का लावा पठार, तेलंगाना का पठार, मैसूर कर्नाटक का पठार। दक्कन का लावा पठार है महाराष्ट्र के देखते हैं। मूलतः लावा निर्मित बेसाल्ट से बना है। लावा की गहराई 2000 किलोमीटर तक है। इसकी औसतन ऊंचाई 3300 से 900 मीटर है। तेलंगाना का पठार, इसका फैलाव आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसका उत्तरी हिस्सा पठारी है एवं दक्षिणी हिस्सा मैदानी के रूप में है। यह तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृति है। इसी कारण इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं। तेलंगाना के पठार में गोदावरी नदी इस पठार के दो भागों में विभाजित करती है। मैसूर यानी कर्नाटक का पठार देखते हैं। यह मुख्यतः आर्किन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर बना है, लेकिन बेंगलुरु में मैसूर के मध्य लावा पठार भी पाया जाता है। दक्षिण की ओर यह नीलगिरी पर्वत द्वारा सीमाबद्ध है। फिर से देखें, दक्कन का लावा पठार, यह मुख्यतः लावा निर्मित बेसाल्ट है, क्योंकि कर्नाटक में मुख्यतः दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है और यह महाराष्ट्र में ज्वालामुखी उद्गार है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काली है इसलिए तो बेसाल्ट से बना है। लावा की गहराई 2000 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। तेलंगाना का पठार है, आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसकी उत्तरी हिस्सा पठारी है और दक्षिण हिस्सा मैदानी है। यहाँ पर तालाब के लिए अनुकूलन स्थलाकृति ऐसी कार्य इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं। गोदावरी नदी इसी पठार को दो भागों में विभाजित कर देती है। मैसूर यानी कर्नाटक, यह मुख्यतः आर्किन ग्रेनाइट और नीच चट्टान से मिलकर बना है। बेंगलुरु में मैसूर के मध्य इसमें लावा पठार भी पाए जाते हैं। दक्षिण में यह नीलगिरी पर्वत द्वारा सीमाबद्ध है। बाबा बदून की पहाड़ियाँ इसी पठार में स्थित है। बाबा बदून की पहाड़ियाँ कौन से पठार में स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक के पठार में बाबा बदून की पहाड़ियाँ स्थित है। बाबा बदून अतः लौ ऐश की दृष्टि से धनी है। कावेरी मैसूर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोंग और गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात है। ठीक है, कर्नाटक में शरावती नदी पर जोंग, गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जलप्रपात या गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी, ठीक है, बाबा बदून की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो बाबा बदून की पहाड़ियाँ मैसूर कर्नाटक में स्थित है। पूर्व के पठार देखते हैं। बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालखंड का पठार। बघेलखंड का पठार देखते हैं। यह मैकाल श्रेणी श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। मध्य भाग पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ के पठार देखते हैं। बघेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। यहाँ कुंडप्पा संरचना की चट्टानें मिलती हैं। इस पठार में बैनगंगा की घाटी महानदी का ऊपरी बेसिन सम्मिलित है। इस पठार की ऊंचाई दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दंडकारण्य पठार, यह छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह आर्किन चट्टानों से बना उबड़ खाबड़ पठार है। छोटा नागपुर का पठार देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। आर्किन चट्टानों से बना उबड़ खाबड़ पठार है। छोटा नागपुर का पठार यह उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती पठार है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसी में स्थित है। इस पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियाँ महानदी, सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी प्रमुख है। यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से अत्यधिक धनी है। तो छोटा नागपुर पठार खनिज दृष्टि से अत्यधिक धनी है। मेघालय का पठार, यह शिलांग का पठार भी कहते हैं इसे। यह छोटा नागपुर पठार का समकालीन पठार है। यह अत्यंत कटाछटा एवं वनों से भरा पठार है। इसमें गारो पहाड़ियाँ, खासी, जयंतिया एवं मेकर पहाड़ियाँ भी सम्मिलित हैं। इस पठार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ दुधनाई और कैसनई हैं। मेघालय पठार में प्रमुख नदियाँ दुधनाई और कैसनई हैं और यहाँ पर
पूर्वी घाटी घाट पर पर्वत देखते हैं। ये पर्वत पूर्वी समुद्री तट के मैदान में समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 1800 किलोमीटर है। अवशिष्ट पर्वत है। इनका विकास कुडप्पा संरचना से हुआ है। श्रृंखला ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पश्चिम घाट पूर्व की तुलना में इसका अपवर्धन अधिक होता है, अतः उसकी तुलना में एक कम ऊंचा है। नदी अपवर्धन के कारण इसकी गंभीरता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम चोटी है तथा दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाट पर्वत देखते हैं। इन पर्वतों का फैलाव नर्मदा नदी से लेकर नर्मदा घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसका सह्याद्री भी कहते हैं, इसे सह्याद्री भी कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत को। ये हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसे दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में यह उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा निक्षेप होता है। उत्तरी सह्याद्री को सर्वोच्च शिखर काल सुवाई। उत्तरी सह्याद्री के दो दर्रे हैं, थालघाट भोलघाट। जैसा कि बताया था, मुंबई से नासिक तक थालघाट, मुंबई से पुरी तक भोलघाट। और दक्षिण सह्याद्री में उत्तरी एवं दक्षिण सह्याद्री का विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश करता है। उत्तर एवं दक्षिण सह्याद्री की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह गोवा से गुजरती है और दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर केंद्र कदेरमुख है। दक्षिण सह्याद्री का निर्माण आर्कीन चट्टानों से हुआ है। दक्षिण सह्याद्री का निर्माण आर्कीन चट्टानों से हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि इसको देख लेते हैं। कैमूर श्रेणी, उत्तरी उत्तरी वाली का भूल जाओ, अब आगे भूल ना जाओ। उत्तरी को छोड़कर अब इसको हम देखेंगे, दक्षिणी भाग को। मांडन श्रेणी, गिरनार श्रेणी, गिर श्रेणी, बिंद श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी, अजंता श्रेणी, सतमाला श्रेणी, बाबा बदून कर्नाटक। और पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट में देखो नालकोंडा, पालकोंडा, जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलाची यानी काडेरमम पहाड़ी और नागरकोइल पहाड़ी। ठीक है, गड़जात श्रेणी, रामगढ़ श्रेणी, मैकाल श्रेणी, राजमहल श्रेणी, ये सब दिखते हैं। तो नाल का अब देखो इसी तरह नाल
तक। इसका उत्तरी भाग सकरा जबकि दक्षिणी भाग चौड़ा होता है। वर्षा की अधिकता एवं ताप अनुकूलता के कारण सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल पाए जाते हैं तथा सीढ़ी नुमा ढालों पर काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा एवं काली मिर्च की बागाती कृषि की जाती है। नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कालिंदी, शरावती और नेत्रावती है। मालाबार का तटीय मैदान, यह मंगलोर से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। मंगलोर से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। इसमें लंबे और सक्रिय अनुभवनी लेगून या कयाल पाए जाते हैं। पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह तट कांप एवं महीन लेटराइट मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। यहाँ पर रबर, नारियल, सिनकोना, पान, कहवा, गरम मसाला, लेमन और अन्य फल तथा रोसा घास आदि के फार्म पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रोसा घास किस मैदान के भाग हैं, तो मालाबार तट के मैदान भाग हैं। ठीक है। चाय उभरे हुए ढालों में पैदा की जाती है। धान की खेती, गन्ना की कृषि या खेती निचले भागों में अधिक होती है। तट पर कई आणविक खनिज यानी मोनोजाइट, चिरकान पाए जाते हैं। मालवा तट पर पूर्वी तट मैदान देखते हैं। यह मैदान पूर्वी घाट एवं समुद्री तट के बीच स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान पूर्वी घाट से समुद्री तट के बीच स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण करना है। पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदानों की बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा कम होती है। इसलिए महानदी या गोदावरी नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट तथा कृष्णा या कावेरी नदियों के बीच कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में भी अन्य दो झीलें जैसे चिल्का हो गया उड़ीसा में और पुलका झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये दोनों अनूप झील यानी लैगून झील हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून नमकीन झील है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है और जो नमकीन है, तो वो है चिल्का झील। आगे देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः तीन उप भागों में विभाजित किया गया है। उत्कल का तटीय मैदान, आंध्र या काकीनाडा का तटीय मैदान या तमिलनाडु या कोरोमंडल का तटीय मैदान। यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक फैला हुआ है। गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक फैला हुआ है, लगभग 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। महानदी के डेल्टा से अधिक चौड़ा है, जब यहाँ ज्वारीय वन फैले होते हैं। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण चावल एवं जूट की खेती अधिक होती है। उत्कल का तटीय मैदान में किसकी खेती अधिक होती है? चावल की और जूट की। आंध्र काकीनाड का तटीय मैदान, यह बेहरामपुर जो आंध्र प्रदेश से तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला हुआ है। यह पूर्णतः समतल एवं उपजाऊ अवजादों के जमाव के कारण सुप्रभावित पास सिंचित भाग है। यहाँ नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन, दलहन आदि अधिक पैदा की जाती हैं। इस तट पर विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मूसलीपत्तनम बंदरगाह प्रमुख है। तमिलनाडु या कोरोमंडल का तटीय मैदान, यह मैदान पुलिकट झील से लेकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 675 किलोमीटर तक फैला हुआ है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, पालर, बैगय आदि नदियाँ संपूर्ण मैदानी भाग को हरा भरा, समतल एवं विशेष उपजाऊ बना देती हैं। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल एवं सब्जियाँ खूब पैदा की जाती हैं। चेन्नई, तूतीकोरन और नागपट्टनम यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। मन्नार खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान की तुलना देखते हैं। यह सकरा तथा अधिक आर्द्र है। पश्चिमी तटीय मैदान अब पूर्वी तटीय मैदान यह चौड़ा एवं अपेक्षाकृत शुष्क है। पश्चिमी तटीय मैदान फिर से देखें, यह छोटा एवं तीव्रगामी नदियाँ बहती हैं जो डेल्टा बनाने में असमर्थ हैं तथा जड़नाद मुख्य एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी महानदी बहती है और बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इस मैदान डेल्टा वो भाग होता है जहाँ पर नदियाँ ले जाती हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं और अपने साथ, ठीक है, मिट्टी को भी लेके जाती हैं और जहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और इसमें एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इस मैदान के दक्षिणी भाग में अनेक लैगून हैं और इसमें लैगून की संख्या कम है। पश्चिमी तट अधिक कटाफटा है, इस कारण यहाँ पर अधिक बंदरगाह हैं। पूर्वी तट कम कटाफटा है, इसी कारण यहाँ पर बंदरगाहों की अपेक्षाकृत कम है। देखो सिंपल बात है, जहाँ पर डेल्टा ज़्यादा होंगे वहाँ पर कटाफटा कम होगा और जहाँ पर एस्चुरी होगी वहाँ पर कटाफटा ज़्यादा होगा। ठीक है। दक्षिण भाग में लैगून अधिक है जबकि यहाँ पर लैगून संख्या कम है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये आपको देख रहे हो, ये चीज़ें आप देख रहे हो, जो ये चीज़ें हैं
यहाँ से शुरुआत करते हैं काठियावाड़, उसके बाद दमन, काठियावाड़ और कोंकण की, ठीक है, काठियावाड़ और कोंकण के बीच दमन है, और ठीक है, कोंकण और कन्नड़ तट के बीच गोवा है, और कन्नड़ तट और मालाबार तट के बीच मंगलौर है, ठीक है। उसका कन्याकुमारी शुरुआत होती है, उसका कावेरी नदी यहाँ पर है, और कोरोमंडल यहाँ पर, और कृष्णा नदी, उत्तरी सरकार तट, पूर्वी घाट और महानदी, ठीक है, उत्कल तट, इस तरह से बनती हैं चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं भारत की कुल, भारत के आइसलैंड देखते हैं, भारत के द्वीप। भारत के कुल 1000 से अधिक द्वीप हैं जो बंगाली खाड़ी और अरब सागर में स्थित हैं। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? कुल लगभग 1000 से अधिक द्वीप हैं जो बंगाली खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। इनमें बंगाली खाड़ी के द्वीप म्यांमार की अराक अराकाया नोमा अराका नयोमा की विस्तारित निमज्जित श्रेणी के शिखर है। वहीं अरब सागर के द्वीप प्रवाल भित्तियों के जमाव हैं जो ज्वालामुखी द्वीपों पर संग्रहित है। भारतीय द्वीप समूह को उनकी स्थिति के आधार पर मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। बंगाली खाड़ी के द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रमुख हैं। ये एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किए जाते हैं। इनके सुदूर दक्षिण भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहाँ वर्षा होती है। यह उष्ण आर्द्र जलवायु तथा सघन वन पाए जाते हैं बंगाली खाड़ी में। उसके आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्सरी युग से बनी सागरीय बलित पर्वतों के समुद्र में उभरे भाग हैं। यहाँ लगभग 335 द्वीप हैं जिनमें केवल 38 द्वीपों पर मानव अधिवास करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में 338 मीटर ऊंची है। इस द्वीप में समूह में से एक बैरन द्वीप भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्षेत्रफल एवं आबादी की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट गेट निकोबार में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन दर्रा, ठीक है, दक्षिण अंडमान तथा लघु अंडमान के बीच है। डंकन दर्रा डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम जो सुप्त अवस्था में स्थित है। सुप्त अवस्था यानी कि सोया हुआ होता है, अर्थात यहाँ पर लावा यानी पर ज्वालामुखी नहीं, उद्गार नहीं होता है, तो वो अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाने वाला निर्जातीय समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाने वाला निर्जातीय समूह ओजस निग्रोइड प्रजाति, सेंटनीज ग्रेनाइट प्रजाति, निग्रो प्रजाति, जारवा निग्रो प्रजाति और सोम्पेन मंगोलाइड प्रजाति, अंडमानी निग्रोइड प्रजाति और निकोबारी मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती हैं, ठीक है। ओंजेस निग्रोड प्रजाति है, ठीक है, सेंटनीज निग्रोस है और जारवा निग्रोस है, बस, ठीक है। सोम्पेन मंगोलाइड प्रजाति है और निकोबारी मंगोलाइड प्रजाति है। बाकी सारी निग्रो प्रजातियाँ हैं। ओंजेस हो गया, सेंटनीज हो गया, जारवा हो गया, अंडमानी हो गया, ये सब निग्रो प्रजातियों में पाई जाती हैं। निग्रोइड होती हैं, ठीक है। अरब सागर के द्वीप देखते हैं। इसके अंतर्गत लक्षद्वीप समूह के 36 द्वीप 10 आवासित हैं को सम्मिलित किया जाता है। यह मुख्यतः भित्तियों के जमाव से बने हैं, ठीक है। इनमें सबसे दक्षिण में मेनकाई स्थित है जो मालदीव को से 8 डिग्री चैनल को अलग करता है, जो मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। लक्षद्वीप समूह, यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। इस द्वीप का निर्माण लक्षद्वीप चैंगोस अंतर सागरीय कटक के ऊपर प्रवाल के निक्षेप से हुआ है। भारत के समुद्री भाग में पाए जाने वाले एटाल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। एटाल प्रवाल भित्ति का एक प्रकार है जो अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति का होता है। एटाल उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है। द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं जिन पर नारियल के वृक्ष हैं। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत 36 द्वीप हैं जिनमें 10 पर मानव अधिवास करते हैं। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी आगाती यहाँ का एक मात्र द्वीप है जो हवाई अड्डा है। एंड्रोट लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। नारियल यहाँ की एकमात्र कृषि उत्पाद है। मत्स्य यहाँ के मुख्य पेशा है। टूना मछली यहाँ पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली है। टूना मछली यहाँ स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ की लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी है जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। यहाँ के लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी है जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। यहाँ मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों को मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों में मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है।
मैल भाषा मूलतः मालदीव की भाषा है। लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग मेनकाय है जो 8-9 डिग्री चैनल जलधारा द्वारा से द्वीपों से अलग है। लक्षद्वीप एवं मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा होता है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। 11 डिग्री अक्षांश के सहारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। उत्तरी भाग को अमीनी दीवी कहते हैं एवं दक्षिण भाग को कन्ना नोर कहते हैं। उत्तरी भाग को अमीनी दीवी और दक्षिण भाग को कन्ना नोर कहते हैं। अपतटीय द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान समूह के द्वीपों के अतिरिक्त भारत के पश्चिमी तट, पूर्वी तट, गंगा डेल्टा, मन्नारी खाड़ी में कई द्वीप स्थित हैं, जैसे पंबन यानी बंगाली खाड़ी, मन्नारी खाड़ी, श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील, व्हीलर महानदी, ब्राह्मणी मुहाना, न्यू मूर, गंगा डेल्टा। श्रीहरिकोटा यह पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। यह प्रबल निर्मित द्वीप है। पंबन द्वीप यह मन्नारी खाड़ी में है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप यह आदम ब्रिज का भाग है। न्यू मूर द्वीप यह द्वीप बंगाल खाड़ी में बंगाल तथा बांग्लादेश तथा भारत की सीमा में स्थित है। दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। गंगा के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से बना यह अति नवीन द्वीप है। श्रीहरिकोटा यह पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। यह प्रबल निर्मित द्वीप है। पंबन द्वीप है यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह आदम ब्रिज का भाग है। न्यू मूर द्वीप यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर स्थित है। दोनों देशों के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। गंगा के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से बना यह द्वीप नवीन द्वीप है। ठीक है। व्हीलर द्वीप यह द्वीप महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप यह द्वीप महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। अब इसको देखते हैं लक्षद्वीप। ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चिरमावेनी रीफ, बेरम गोरद्वीप, चेतलाट, किल्टन, अमीर, ये सब यही है। ये सब द्वीप हैं छोटे छोटे जो लक्षद्वीप में बने हुए। ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप में ये छोटे छोटे हैं जो, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, सेंट लीज, ठीक है, कैंपबेल, ठीक है, बैरन द्वीप, बंगाली खाड़ी, सेंट जॉर्ज, लघु निकोबार, कोमाते, ककना, चौस, कार निकोबार, बृहद निकोबार, इंदिरा पॉइंट, मिनिकॉय। ठीक है। और ये 9 डिग्री चैनल और ये 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय और अंडमान निकोबार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ है। अब कल पूरे का रिवीजन होगा। जो अभी तक चैप्टर 2 पढ़े हैं ना, इन पूरे 2 चैप्टरों का रिवीजन होगा कल भी। ठीक है। तो आज के लिए यही विदा लेते हैं।